हेलो साथियों, नमस्कार। प्रीलिम्स स्पेशल के तहत हम इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 7 प्रमुख नगरों को देखा। उसके बारे में हमने उन फैक्ट्स को जाना जो कि अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद कुछ और प्रमुख नगर हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर मांडा की बात करें, मांडा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है और ये आपका सबसे उत्तरी जो है स्थल भी है। तो मांडा के बारे में केवल इतनी जानकारी ही पूछी जाती है। ये चिनाब नदी के किनारे है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल भी है। दोस्तों, अगर हम पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में आपका रोपड़ स्थित है। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो आपका रोपड़ ही था। दोस्तों, पंजाब में ही संघोल स्थित है। संघोल से जो है वो वृत्ताकार अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण स्थल आपका राखीगढ़ी है और ये राखीगढ़ी जो है वो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर वो आपका राखीगढ़ी है और दूसरे स्थान पे जो बड़ा नगर है वो आपका धौलावीरा है। अगर पूरे हड़प्पाकालीन सभ्यता के सबसे बड़े नगरों की बात करें तो वो है आपका जो पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में गनेरी वाला। पाकिस्तान के पंजाब में गनेरी वाला है, ये पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये पूछे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो आपका गनेरी वाला हो जाएगा जो कि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और अगर ये पूछे कि भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। दोस्तों, हरियाणा में ही कुणाल स्थित है। कुणाल से 2 चांदी के मुकुट जो है मिले हैं, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सनौली एक स्थान है जो कि बागपत में स्थित है। ये अभी हाल में खोजा गया स्थल है और यहाँ से 125 समाधान जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में आपका बड़ा गांव, हुलाल, अम्बाखेड़ा और सकतपुर। दोस्तों, केवल आप इनके नाम याद रखिए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल स्थित हैं। तो बागपत में आपका सनौली स्थित है। सहारनपुर में आपके 4 स्थल हैं, सकतपुर, अम्बाखेड़ा, हुलाल और बड़गांव। इसके बाद आलमगीरपुर और हस्तिनापुर, ये दोनों स्थल आपके मेरठ में स्थित हैं। इसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोस्तों आपका सुरकोटदा है। सुरकोटदा से ही घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर गुजरात में ही आपका रंगपुर स्थित है। रंगपुर जो कि भादर नदी के किनारे स्थित है और यहां से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात चावल के साक्ष्य जो है वो आपके रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद स्थित है और दैमाबाद, जैसा कि हमको पता है कि सबसे उत्तरी स्थल जो है, सबसे उत्तरी स्थल आपका मांडा है। उसी प्रकार से सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो आपका दैमाबाद है। और हमने बात की थी कि सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो आपका आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो है सुतका-गेंडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद दोस्तों कोट दीजी है जो कि पाकिस्तान में ही स्थित है। यहां से पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। बनावली से दोस्तों जो कि रंगोई नदी के किनारे है, यहां से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, ये रहे कुछ प्रमुख स्थल। अब आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता के अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो इनका जो सामाजिक ढांचा था वो पूरा समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग जो है वो विशिष्ट वर्ग था, दूसरा मध्यम वर्ग था और तीसरा कमजोर वर्ग था। दोस्तों, जो विशिष्ट वर्ग होता था वो दुर्ग या गढ़ी में रहता था और इसके अंतर्गत दोस्तों पुरोहित आते थे। जो भी वहां के पुरोहित रहते थे, राजा रहते थे, मंत्री रहते थे, वो लोग जो है विशिष्ट वर्ग में आते थे और ये जो है दुर्ग या गढ़ी में रहते थे। इसके बाद जो दूसरा वर्ग था वो था आपका मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में शिल्पकार आते थे,
शिक्षक आते थे, व्यापारी आते थे। तो ऐसे लोग जो है वो मध्यम वर्ग में आते थे। और कमजोर वर्गों में दोस्तों जो श्रमिक होते थे, श्रमिक या फिर किसान, ये जो है मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। दोस्तों जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और इसकी जानकारी हमको यहां से मिलती है कि महिलाओं की सर्वाधिक मृण मूर्तियां जो है, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, सर्वाधिक मिट्टी की मूर्तियां जो है यहां से प्राप्त हुई हैं। जितनी भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से, उसमें सर्वाधिक जो मूर्तियां थी वो स्त्रियों की थी। तो इसलिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ से दोस्तों सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। आपके लोथल और कालीबंगा से जो है वो युग्म समाधान मिला है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ जो है दफनाया गया है, इसका प्रमाण जो है यहां से मिलता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये सती प्रथा हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 4 प्रजाति के लोग पाए जाते थे आपके सिंधु सभ्यता में। सबसे पहला है आपका अल्पाइन, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोलाइड। ये 4 जो है आपके 4 प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता में पाए जाते थे, जिनमें की सर्वाधिक संख्या में जो है वो भूमध्य सागरी पाए जाते थे, सर्वाधिक संख्या में। इसके बाद अगर हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें तो दोस्तों चूंकि धार्मिक जीवन जो है वह सिंधु सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए वहां के दार्शनिक जीवन के बारे में कुछ ठोस रूप से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, वहां पे जो प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां पे 3 देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें कि आपका एक मातृ देवी है, पशुपति है और वृषभ देव। 3 देवताओं की पूजा जो है वहां की जाती थी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। जल पूजा का प्रमाण आपका मोहनजोदड़ो से मिलता है, जहां पे की विशाल स्नानागार पाया गया है। वहां से ये पता चलता है कि ये लोग जो है जल की पूजा करते थे। अग्नि की पूजा दोस्तों यहाँ पे जो है कई सारी अग्नि वेदियां पाई गई हैं। पशु पूजा के भी प्रमाण मिले हैं और वृक्ष पूजा के भी प्रमाण यहां से मिले हैं। दोस्तों अगर हम इसके आर्थिक पक्ष की बात करें तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत मजबूत था। चूंकि सिंधु सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे बसी थी और नदियों के किनारे बसे होने के कारण वहां पे जलोढ़ मिट्टी जो है वो अधिकांश मात्रा में उपस्थित थी। इस कारण से यहाँ जो है कृषि की संभावना बहुत प्रबल थी और यहाँ का जो आय का मुख्य साधन था वो कृषि था। और यहाँ पे जो है 9 फसलों के प्रमाण जो है, 9 फसलों का ज्ञान जो है सिंधु वासियों को था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा फसल सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं था। तो ये केवल 9 फसल है जो कि सिंधु वासी इसकी खेती करते थे, जिसमें आपका गेहूं है, जौ है, कपास, तरबूज, खरबूज, राई, सरसों, तिल और मटर। ये 9 ऐसी फसलें हैं जिसकी खेती सिंधु वासी करते थे। दोस्तों यहाँ पे पशुओं का भी प्रयोग जो है अधिकांश मात्रा में किया जाता था। पशुओं का प्रयोग परिवहन के रूप में किया जाता था, बैलगाड़ी बना के, और कृषि में भी जो है पशुओं का प्रयोग किया जाता था। विपणन अर्थात लेन देन में जो है पशुओं का प्रयोग किया जाता था। जैसे किसी को अगर कोई वस्तु लेनी होती थी तो वो पशु देकर जो है वो वस्तु ले सकता था। और इसके बाद दोस्तों भोजन के रूप में भी पशु का प्रयोग होता था, क्योंकि वहां के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, तो पशुओं का मांस भी सिंधुवासी खाते थे। दोस्तों एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि गाय, ऊंट और घोड़ा ये 3 ऐसे पशु हैं जिनका प्रमाण सिंधु सभ्यता में नहीं मिला है, जिनका अंकन सिंधु सभ्यता की मुहरों में गाय, ऊंट और घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि इन पशुओं की महत्ता जो है उस समय उतनी नहीं थी जितनी अन्य पशुओं की थी। दोस्तों इसके बाद सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वहां पे बहुत भली भांति जो है वहां फल फूल रहा था। और यहाँ से मनका उद्योग भी, मनके बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिले हैं, जैसे कि आपका लोथल है और चंदहुदड़ो। ये 2 स्थल ऐसे हैं जहां से मनके बनाने के कारखाने हमको प्राप्त हुए हैं।
आइए हम थोड़ा सा व्यापारिक पक्ष भी देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार वाणिज्य जो है कहां से करते थे, कौन सी चीजें आयात करते थे और कौन सी चीजें निर्यात करते थे। यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। साथियों, अगर व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो चूंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय होने की एक सबसे बड़ी शर्त है कि व्यापार वाणिज्य जो है वो आपका डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य था वो पूरी तरह से डेवलप अवस्था में था और यहाँ से जो है सुमेरिया और मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस, अफगानिस्तान और ईरान, इतने देशों से जो है सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार करने के प्रमाण जो है प्राप्त होते हैं और इन सब स्थानों से जो है सिंधु सभ्यता की मुहरें जो है पाई गई हैं और यहाँ की मुहरें जो है वो सिंधु सभ्यता में पाई गई है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि इन शहरों से जो है, इन देशों से सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है वो फलता फूलता था। दोस्तों, मेसोपोटामिया का ही एक अभिलेख है जिसको कि सारगोन अभिलेख कहते हैं। ये 2350 बीसी का अभिलेख है, सारगोन अभिलेख। इस अभिलेख में जो है 3 शहरों की चर्चा है। एक मेलुहा है, दूसरा मगन है और तीसरा दिलमुन। मेलुहा की पहचान दोस्तों सिंधु से की गई है, मगन की पहचान मकरान से और दिलमुन की पहचान बहरीन से। तो इस अभिलेख से भी ये जानकारी, ये साक्ष्य मिलता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार और वाणिज्य था वो इन सब देशों के साथ जो है काफी अच्छा था। इसके बाद दोस्तों, अगर व्यापार वाणिज्य था तो कुछ चीजें आयात भी होती थी और कुछ वस्तुएं निर्यात भी होती थी। तो जो आयातित वस्तुएं थी सिंधु सभ्यता की, वो बहुमूल्य पत्थर ये बलूचिस्तान से मंगवाते थे। सोना जो है वो कोलार से आता था, तांबा खेतड़ी और मद्रास से आता था। और इसके बाद जो आपकी लाजवर्द मणि है ये बदख्शा अफगान से जो है लाजवर्द मणि का ये लोग आयात करते थे। और चांदी का आयात दोस्तों ईरान और अफगानिस्तान से होता था। दोस्तों, अगर निर्यात की हम बात करें तो निर्यात जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो सीप के बने सामान, हाथी दांत का पैमाना, वस्त्र, चूंकि हमको पता है कि यहाँ का वस्त्र उद्योग जो है वो काफी डेवलप अवस्था में था, तो वस्त्र, मनके, हाथी दांत का पैमाना और सीप के बने सामान, इतनी वस्तुएं जो है ये सिंधुवासी जो है इन सब देशों के साथ जो है वो निर्यात करते थे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कुल 2500 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि 1200 मुहरें जो है वो सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से जो है वो 1200 मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि जो 2500 मुहरें हैं इनमें वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार ये मुहरें जो है 3 प्रकार की मुहरें जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और ये मुहरें जो है प्रायः सेल खड़ी के बने होते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मुहरें जो है वो सेल खड़ी के बने होते थे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ की अगर लिपि की बात करें तो चूंकि यहाँ की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है और इसका एकमात्र कारण है कि ये लिपि जो है वो चित्रात्मक शैली में था। मतलब यहाँ की लिपि जो है वो चित्रों के रूप में जो है कुछ लिखते थे, तो उनको जो है अभी सही ढंग से जो है पढ़ा नहीं जा सका है। भविष्य में देखिए हो सकता है कि इसको पढ़ा जा सके। दोस्तों, ये चित्राक्षर शैली थी और इसमें मूल रूप से कुल 64 चिन्ह जो है वो बने हुए थे और इन 64 चिन्हों में जो मछली का चिन्ह है और यू का चिन्ह, मछली का चिन्ह और इस प्रकार के यू का चिन्ह, मछली और यू प्रकार के चिन्हों का प्रयोग जो है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक बार जो है इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस लिपि को जो है वो ब्रुस्तोफेदन, गोमित्रिका या फिर कीलाक्षर शैली भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का चैप्टर जो है आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप जो है इस चैप्टर को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और यहां से अब आपके क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली क्लास में वैदिक सभ्यता के साथ। वैदिक सभ्यता और महाजनपद का उदय जो है हम अगली क्लास में देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है इस क्लास को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिए
ताकि उन सब को जो है इसका फायदा मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।